नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कि हम क्या क्या पढ़ें और कहां कहां से पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। तो सबसे पहले मैं ग्रुप डी की स्ट्रेटेजी बताने से पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि आपका सिलेबस क्या क्या रहता है। गाइस, इसमें आपको मैथ मिलता है, 25 से 30 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलते हैं। दूसरा रीजनिंग मिलती है, वो भी 30% के लगभग मिलते हैं। तो मैथ का और रीजनिंग का अगर वेटेज देखा जाए तो आपका होता है 60%। मैथ का और रीजनिंग का वेटेज होता है 60%, जिसमें जीएस, करंट अफेयर और जनरल साइंस की अगर वेटेज की बात करी जाए तो वो होता है आपका 40%। तो आपको अगर इसमें सिलेक्शन निश्चित करना है तो आपको मैथ और रीजनिंग पर अपनी कमांड बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप मैथ और रीजनिंग पर कमांड अपनी अच्छी नहीं बना सकते तब तक आप ग्रुप डी में सिलेक्शन आसानी से नहीं पा सकते। क्योंकि आपकी जीएस चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग में 90% स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 90% स्कोर कर सकते हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। अब देखो, जीएस की अगर बात करी जाए तो आप लूसेंट याद कर सकते हैं। लूसेंट दोनों साइंस वाली लूसेंट भी और जो स्टैटिक जीके वाली लूसेंट होती है उसे भी आप देख सकते हैं। वो एनफ है, क्योंकि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने से बेहतर है सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर अच्छी कमांड बनाएं। उसमें 95 से 100% स्कोर करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि आप जीके में जितना मेहनत करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। आप चाहें कितनी भी मोटी से मोटी किताब याद कर लोगे, लेकिन आपको 70% स्कोर भी आसानी से नहीं मिलता है। 70-60% भी आपके पर्सन सही नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। देखिए, इसके लिए आप मैथ प्रीफर कर सकते हैं। एस डी यादव का मैथ बहुत अच्छा है। अगर आप आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन एस डी यादव के अंदर टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको उलझन नहीं होती है। दूसरी बात, अगर प्रैक्टिस सेट की बात करी जाए तो आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट बुक की जो प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छी होती है। एक डेली बेज एक प्रैक्टिस सेट, एक मॉक लगाइए और उस मॉक को एनालाइज कीजिए। जो जो सवाल आपसे नहीं होते हैं मैथ के, रीजनिंग के, आप उन पर थोड़ा सा समय दीजिए कि आप कौन कौन से टॉपिक में थोड़े से वीक हैं। उसके बाद आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी के लिए आपको एक अच्छी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, आप सेल्फ स्टडी से भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोचिंग आपको मिल जाती है तो आप जिस तैयारी को आप 1.5 से 2 साल में करते हैं उस तैयारी को आप कम समय में भी कर सकते हैं, और वो तैयारी आपकी स्थायी होती है। क्योंकि सेल्फ स्टडी की जो वो होती है वो दमदार पढ़ाई तो होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी का गाइडेंस मिल जाता है या फिर कोचिंग मिल जाती है आपको, तो आप जो उनका तरीका होता है करने का, वो तरीका आपका हमेशा स्थायी वाला होता है और आप हमेशा उससे आगे की चीज़ सीखते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको क्या होता है, सेल्फ स्टडी में आपने सिर्फ जब तक ही बच्चा पावर में रहता है जब तक वो पढ़ता है, जैसे उसने पढ़ना छोड़ा उसकी जो तैयारी है वो धीमे धीमे घटने लगती है। तो इसलिए मैं उन बच्चों को कहता हूँ जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी के चक्कर में रहते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन सेल्फ स्टडी जब कीजिए जब आपसे सब कुछ आता है। उससे पहले आप सेल्फ स्टडी ना करें तो बेहतर है। अब देखो, साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस होता है, लूसेंट की बुक ले सकते हैं आप। इसके अलावा जो घटना चक्र की किताब है साइंस की, मेरे पास भी है। यूपीएससी पीसीएस प्री के लिए बहुत सारे ARO के लिए बहुत अच्छी बुक है वो।
आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो किताब पढ़ रहे हैं, नई किताब ना लेके उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, तो आपके लिए साइंस बहुत है। अब साइंस में भी आपको जो पकड़ बनानी है अपनी, बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी के जो प्रश्न हैं वो अधिकतर अगर ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसमें स्कोर हमारा लो रह जाता है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन बायोलॉजी में कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान दें। दूसरी बात, बायोलॉजी में तैयार करने में टॉपिक थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो, अगर करंट अफेयर की बात करी जाए और जीके की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया लूसेंट की जो बुक है वो एनफ है स्टैटिक जीके के लिए, उससे आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। आप उसे ही पढ़ें, किसी और बुक को ना पढ़ें तो अच्छा है। अगर आपने खूब सारी बुकें पढ़ रखी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है, आपके जो नंबर हैं उसमें वृद्धि होगी। लेकिन वृद्धि सिर्फ जब ही होगी जब आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से तैयार है, क्योंकि जब तक आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगी तब तक भाई आप 60% पेपर कैसे हल करोगे, क्योंकि जीके का जो वेटेज है ओनली 40% ही रहता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अब देखो, करंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, स्पीडी की बुक पढ़ सकते हैं ईयरली वाली, स्पीडी इज़ एनफ। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे हैं, आप अपनी पसंद के या फिर जिसका आपको अच्छा लगता है उस यूट्यूब चैनल को प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके अलावा आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ कि पिछले साल तक जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो आपका 2000 इससे पहले जो वैकेंसी थी, शायद पता नहीं मुझे कब निकली थी, जिसमें मेरा चयन हुआ था 2019 में हम लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी, शायद मुझे ध्यान नहीं है 2017 में वैकेंसी निकली थी या 2018 में निकली थी, जब तक सिर्फ एक पेपर होता था। और अब सुनने में आया है सरकार शायद 2 पेपर करा सकती है, जो कि देखो 2 पेपर होने तो नहीं चाहिए ग्रुप डी में, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है नहीं ये जिसमें 2 पेपर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ लेवल फर्स्ट की जॉब होती है, ये 1800 ग्रेड पे होता है, तो उसमें 2 पेपर कराने की जो इनकी परंपरा है वो तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि एक पेपर के बाद में आपका भाई रेस होती है उसके बाद में, जो कि ग्रुप डी में हर पोस्ट के लिए रेस होती है। रेस होने के बावजूद भी आपका मेडिकल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर बाद में फाइनल मेरिट लगती है। तो एक चीज़ नहीं है जिसमें आपका सिलेक्शन हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करती है। तो अगर 2 पेपर कराएंगे तो एक जिस नौकरी को आप 1 से 1.5 साल की प्रोसेस के दौरान पाते हैं, उस नौकरी को आप 2.5 से 3 साल या फिर अनलिमिटेड समय में पा सकते हैं। अगर सोचो कोई बच्चा जो स्पेशली ग्रुप डी के तैयारी कर रहा है और वो एक पेपर उससे नहीं निकलता है, तो भाई उसे कितने साल लग जाएंगे। तो ये तो जो प्रक्रिया है इनकी गलत है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है सिर्फ ये आपके पेपर फर्स्ट के लिए बताया है। अब आगे भविष्य में देखो मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक पेपर हो तो सबसे बेहतर है। बाकी बच्चों में एक बार और रिवीजन करता हूँ, एक बार अपनी बात को और दोहराता हूँ। आप ग्रुप डी रेलवे में सिलेक्शन पाने के लिए मैथ और रीजनिंग पर अपनी पकड़ बनाएं, क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका 60% है, और 60% में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं, वरना आप जितना आपका स्कोर कम रहेगा आपका सिलेक्शन उतना दूर रहेगा। ठीक है गाइस, बाकी देखो समय कम है, पता नहीं कब आपकी डेट आ जाए, क्योंकि जो निर्णय आना है कि एक पेपर होना है 2 पेपर होना है, या एनटीपीसी फर्स्ट का जो रिजल्ट का दोबारा डिक्लेयर होना है या नहीं होना है, इस पर जो निर्णय आएगा शायद 4 मार्च डेट है डिसाइड, उसके बाद ही पता लगेगा। आपका पेपर एकदम कभी भी हो सकता है। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए, अपने पढ़ने की जो
स्पीड है उसे बढ़ाइए। जहां आप 3 घंटे पढ़ते हैं 5-5, 6-6 घंटे पढ़िए, जिससे आपका सिलेबस समय पर और कम समय में पूरा हो सके और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई, कॉन्फिडेंस आपका ऊंचा रह सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।